नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने अभी 20 दिन भी नहीं हुए, सांसदों का शपथ ग्रहण नहीं हुआ, संसद सत्र की शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी सरकार गिराओ मिशन में जुट गए। राहुल का दावा है कि एनडीए के कई लोग मेरे संपर्क में हैं, मोदी सरकार में बहुत असंतोष है, अगर एक दल ने भी पाला बदला तो मोदी का तीसरा टर्म खत्म हो जाएगा। संख्या इतनी कम है कि स्थिति बहुत नाजुक है, छोटी सी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। सरकार के सामने अस्तित्व बचाने का संघर्ष है। खास बात यह है कि राहुल गांधी ने एक विदेशी अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में बड़े बड़े दावे किए हैं। लंदन के एक अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में राहुल गांधी ने दावा किया है कि कभी भी नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बैड न्यूज आ सकती है। तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सरकार बनाई है वो किसी भी वक्त गिर सकती है। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। राहुल गांधी के दावे पर यकीन किया जाए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनडीए का कौन सा दल राहुल गांधी के संपर्क में है। 16 सीटों वाली तेलुगु देशम पार्टी, 12 सीटों वाली जनता दल यूनाइटेड, 7 सीटों वाली शिवसेना, 5 सीटों वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, या फिर 2 सीटों वाली जनता दल या राष्ट्रीय लोक। आखिर एक गठबंधन के तौर पर बहुमत वाली एनडीए सरकार को कमजोर बताने के पीछे राहुल गांधी की क्या मंशा है? राहुल गांधी एनडीए सरकार को कमजोर सरकार बताने का भ्रामक नैरेटिव क्यों फैलाने में लगे? वो भी उस वक्त जब संसद में बहुमत का आंकड़ा है 272 सीट। एनडीए के पास अभी 293 सीट है। इंडिया गठबंधन की सीट है 234। सबसे बड़ी बात, अकेले बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली है, वहीं कांग्रेस की अपनी सीट 99 यानी 100 भी नहीं। ऐसे में राहुल गांधी का यह दावा करना कि एनडीए के सहयोगी उनके संपर्क में हैं, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? क्या राहुल गांधी का इंटरव्यू कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई नई व्यूह रचना है? 18 जून को राहुल गांधी ने लंदन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में एनडीए सरकार को लेकर एक नया राग छेड़ दिया, इस दावे के साथ कि मोदी सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। उस इंटरव्यू में राहुल ने जो कुछ कहा है उसकी चर्चा हर तरफ है। राहुल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की छवि नष्ट हो गई, मोदी की विचारधारा नष्ट हो गई, बीजेपी का बुनियादी ढांचा और धार्मिक वैमनस्यता फैलाने की उनकी विचारधारा चरमरा गई। पीएम मोदी की सरकार को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संख्या इतनी कम है कि स्थिति बहुत नाजुक है, छोटी सी गड़बड़ी सरकार को गिरा सकती है। बस किसी एक सहयोगी को दूसरी तरफ मोड़ना है। मोदी सरकार में बहुत असंतोष है। एनडीए में कई ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क में। राहुल गांधी ने जो बात विदेशी अखबार को दिए इंटरव्यू में कही, उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे दी। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं। मोदी जी, मी तुम्हाला आमंत्रण देतोय, विधानसभेचा प्रचार महाराष्ट्रात आत्तापासून सुरू करा। मी आहे आणि तुम्ही आहे, फक्त या शंडाने बाजूला ठेवा। वहीं उद्धव की शिवसेना के सियासी योद्धा संजय राउत ने राहुल गांधी के बयान को ताकत देते हुए दावा किया है कि सिर्फ एक मौके का इंतजार है, इधर मौका मिला उधर मोदी सरकार गिर जाएगी। लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। संजय राउत ने राहुल गांधी के दावे पर मुहर लगा दी है, ठीक वैसे ही जैसे चंद दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना स्टैम्प राहुल गांधी के बयान पर लगा दिया था। मानो ये लाइन कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के लिए तैयार की थी।
लेकिन गलती से खड़गे की जुबान से ये बात राहुल से पहले ही निकल गई। एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। राहुल गांधी पूरे चुनावी अभियान में खुद को फुल कॉन्फिडेंस में दिखाते रहे। हर रैली, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग में एक ही दावा करते रहे कि अब की बार नहीं आएगी मोदी सरकार। लेकिन मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से वो रोक नहीं पाए। एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार कर गया। एनडीए के सहयोगी लगातार ये दावा करते हैं कि वो बिना शर्त नरेंद्र मोदी के साथ है। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी किस एनडीए के सहयोगी के संपर्क में होने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी की माने तो वो ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी उनके संपर्क में हैं, लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं देते कि आखिर वो कौन है। विदेशी अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में राहुल गांधी अपने पत्ते नहीं खोलते, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बैसाखी पर चलने वाली था तब से भारत में किसी सरकार ने इस तरह हैट्रिक नहीं लगाई थी। आपने ये सौभाग्य हमें दिया, अपने सेवक मोदी को दिया। भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के अथाह सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का अवसर देते हैं तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ा विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और मंत्रिमंडल में ज्यादा फेरबदल नहीं दिखा। सभी बड़े और अहम मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे। संदेश यही देने की कोशिश की गई कि भले ही जनादेश मिली जुली सरकार का है, लेकिन मोदी सरकार की नीति और नियत पहले 2 टर्म जैसी ही रहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जितने भी फेक नैरेटिव चलाए जा सकते थे वो चलाए गए। चुनाव के बाद भी वही हो रहा है। पीएम मोदी के शपथ लेने के बाद से अभी तक इंडी गठबंधन गुणा भाग में ही लगा हुआ है। इंडी गठबंधन वाले तो इसी के भरोसे बैठे हैं कि एनडीए में कहीं कोई खटपट हो जाए और उन्हें मौका मिल जाए। सबसे पहले इंडी गठबंधन की तरफ से यह कोशिश हुई कि किसी तरह एनडीए में शामिल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साथ आ जाए। ये कोशिश बेकार हुई तो दूसरे लेवल पर प्लानिंग की गई कि मंत्रिमंडल के बंटवारे पर का नंबर गेम भी ऐसा है कि इंडी गठबंधन की लाख कोशिशों के बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर टीडीपी स्पीकर चुनाव में नाराज भी हो जाती है तो भी एनडीए का ही स्पीकर बनेगा। लोकसभा में एनडीए की ताकत 293 सदस्यों की है। लोकसभा में टीडीपी के 16 सांसद हैं। टीडीपी के 16 सांसद निकाल के एनडीए के 277 सदस्य होंगे, जो स्पीकर चुनाव में बहुमत से 5 ज्यादा है। लोकसभा इंडी गठबंधन की ताकत 234 सदस्यों की है। टीडीपी के 16 सदस्य मिलके भी संख्या 250 होगी, जो स्पीकर चुनाव में बहुमत से 22 कम होंगे। लोकसभा के ये नंबर इंडी गठबंधन को भी पता है, बावजूद इसके स्पीकर पद के लिए भ्रम फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू का भी मैसेज क्लियर है। उनकी तरफ से नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड है। देश को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी नीतियां हों उसे लागू करने में गठबंधन किसी तरह का स्पीड ब्रेकर नहीं बनेगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू एनडीए का साथ छोड़ेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि पहली बात चंद्रबाबू नायडू का रिलेशन बीजेपी से बहुत पुराना है। यही नहीं, वो पुराने सहयोगी दल भी रह चुके हैं, और दूसरी बात वो पीएम मोदी यानी नरेंद्र मोदी के पुराने कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, सीएम के दौर के। और तीसरी बात कि
चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा के साथ साथ विधानसभा आंध्र प्रदेश की विधानसभा में एक साथ चुनाव लड़ा और एक तरफा जीत हासिल की। अब बात एनडीए के तीसरे बड़े सहयोगी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के बारे में सबको पता है कि वो कभी बीजेपी में रहते हैं, कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं। इस बार बीजेपी के साथ गए थे इस वादे के साथ कि अब कभी वापस नहीं जाएंगे, अब कभी पलटी नहीं मारेंगे। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं कि वो कब यू टर्न ले लें, कुछ नहीं पता। ऐसे में अगर मान भी लिया जाए कि नीतीश कुमार पलटी मार लें तो भी एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनडीए की कुल सीटें 293, बहुमत का आंकड़ा 272 है, जेडीयू की सीटें 12 हैं, वहीं टीडीपी की सीटें 16। अगर एनडीए में जेडीयू को घटा दें तो भी 281 सीटें बचती हैं, यानी बहुमत से 9 ज्यादा। यानी अगर नीतीश कुमार को माइनस कर दें तो सिर्फ उससे एनडीए 272 से नीचे नहीं आएगा। 272 से नीचे जाने के लिए नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू को भी माइनस करना होगा, जो संभव नहीं दिख रहा। इसके साथ ही इंडी गठबंधन की तैयारी संसद में भी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज बुलंद करने की। ये कांग्रेस पार्टी की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, हमारी नेता वहां पर श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे अध्यक्ष खरगे जी और हमारे बाकी वरिष्ठ सहयोगी डिसाइड करेंगे। जैसे ही डिसाइड करेंगे आपको सूचित किया जाएगा कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सदन का तापमान जबरदस्त बढ़ने वाला है। अब सदन उस जबरन, उस तानाशाही से नहीं चला पाएंगे जो पहले चलाते थे। जिस सदन में राहुल जी को नहीं संभाल पा रहे थे, वहां पर अब प्रियंका जी आने वाली हैं। सवाल है, क्या राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी पीएम मोदी के सामने चुनौती देने के प्लान के साथ संसद पहुंच रही है? राहुल गांधी ने केरल के वायनाड सीट छोड़कर यूपी की राजनीति पर फोकस किया है। अखिलेश यादव भी विधानसभा सीट छोड़कर संसद की राजनीति करने वाले हैं। प्रियंका वाड्रा भी सीधे चुनावी राजनीति में आने का फैसला कर चुकी हैं। यानी इस बार संसद में राहुल के साथ अखिलेश तो होंगे ही, प्रियंका भी होंगे, जिनको लेकर राहुल दावा कर चुके हैं अगर प्रियंका प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ी होती तो मोदी चुनाव हार गए होते। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस ममता बनर्जी को मनाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी शामिल हो सकती हैं। दावे तो यहां तक किए जाते हैं कि पिछले साल दिसंबर में गठबंधन की बैठक के दौरान ममता ने प्रियंका को वाराणसी से नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव तक रख दिया था। टीएमसी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि ममता प्रियंका के चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए राजी हैं। बीजेपी की बड़ी जीत की राह में किसी ने अगर रोड़ा अटकाया तो वो है अखिलेश यादव। यूपी में 37 सीट जीतकर अखिलेश यादव ने वो काम किया है जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में वैसे तो बीजेपी से इंडी गठबंधन लड़ रहा था, बीएसपी भी लड़ रही थी, लेकिन चैलेंजर नंबर 1 बनकर सामने आए अखिलेश यादव। वही अखिलेश अब यूपी में विनर नंबर 1 है।
यूपी में समाजवादी पार्टी के ही सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीते हैं। यूपी की 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। इतनी बड़ी जीत पार्टी को अभी तक नहीं मिली थी। जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे या हमारा संविधान और बेहतर हो, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। इसमें कोई शक नहीं कि अखिलेश यादव के धुआंधार चुनाव प्रचार ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे कि लोग उनके लिए साथ खड़े दिखाई देंगे। रही बात इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों की, तो इसमें शामिल कुछ दल पहले एनडीए के साथ रह चुके हैं। ममता बनर्जी एनडीए को समर्थन दे चुकी हो रही है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.